तो सुमा जी अब समाप्त माना जाए। नहीं नहीं, एक और प्रश्न मेरी तरफ से। क्योंकि ठीक है। मैं ठीक। आपको हाँ। जैसे कि ये जो हिजड़ा उनके या थर्ड जेंडर के टोली में आप गई होगी। हम्म, जब जैसे मैंने ये नाला सोपारा चित्रा मुद्गल का जो मैंने पढ़ी है, तो उसमें मुझे लगा वो जो लड़का जो है जिसका जननांग जो है उसकी उसमें जो खराबी क्या या विकलांग के रूप में वो पैदा हुआ था, वो ना तो इस थर्ड जेंडर के अंतर्गत आज नहीं आ जाते, लेकिन जैसे भी हो वो टोली में पहुंच गया उस टोली में। तो मुझे लग रहा है कि जैसे कि हम लोग उनके जो फीलिंग्स नहीं हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं, उसी तरह उस टोली में जितने भी मतलब कई तरह के लोग हैं, जैसे कि आपने हर्माफ्रोडाइट और स्यूडो हर्माफ्रोडाइट जैसे कहा, वहां अलग अलग लोग हैं। उनमें से एक जी। ग्रुप के लोग शायद दूसरे ग्रुप के लोगों का फीलिंग्स वे भी नहीं समझ पा रहे हैं। शायद मुझे लग रहा है कि जैसे कि हम अपने जूते में खड़े होंगे तभी तो हमें पता चलेगा, क्योंकि वो लड़का जो है जिस तरह की वो टोली का जो आचरण जो है उसी में भाग लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो पूरी तरह लड़का है। सिर्फ उसके जननांग में थोड़ी सी खराबी है, वो क्या विकलांग है, तो उसे विकलांग माना जाए वो खुद, क्योंकि उसे लड़कियों की तरफ से आकर्षण है। तो इस उसका अंदर द्वंद्व उसी तरह चित्रित किया गया है। तो उस टोली में अब जाते वक्त आपको कैसा लगा, इस तरह के जो वो एक दूसरे को समझ पा रहे हैं या नहीं? देखिए वहां जाने के बाद सभी अ, अपने को एक समुदाय का मानते हैं। कोई एक लैंगिक विकृति उनके साथ है, प्रकृति ने कुछ इम्बैलेंस करके उनको भेज दिया, जिसके कारण वो समाज में नहीं रह पा रहे हैं, अपने परिवार में नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए उनका अपना एक परिवार। उस परिवार में कोई ढोलक बजाता है और अगर वो कुर्ता पजामा पहन रहा है तो उसको भी छूट है। जैसे कि यमदीप का एक कैरेक्टर है छैलू। तो छैलू जो है वो इसी तरह का कैरेक्टर है कि वो ढोलक बजाता है सारे हिजड़ों के साथ, लेकिन वो पुरुष वेश में रहता है। लेकिन मैक्सिमम जो हिजड़े होते हैं वो स्त्री वेश में रहते हैं। अब तमाम जो दूसरे बाद के उपन्यास आए यमदीप के बाद, तो बहुत सारे में ऐसा भी किया गया कि किसी ने किसी के जैसे दैहिक संबंध बनाने को, जो पुरुष का पुरुष के प्रति जो आकर्षण है, होमोसेक्सुअलिटी या इस तरह से, तो उसको लेकर वो एकदम आक्रोश में आया। और या विधायक ने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, किसी लड़के के साथ, जो बाइपोलर की बात हम लोग करते हैं या इस तरह की। तो वो जो उस तरह की जो हरकतें उन लोगों के साथ हो जाती हैं, तो कई कई उपन्यासों में, कई कई कहानियों में मैंने ये भी पढ़ा कि उसको थोड़ा सा, सॉरी टू से कि आजकल चटपटा लेखन करने की एक फैशन उसका चल निकला है कि थोड़ा अंदाज रहेगा तो लोग ज्यादा पढ़ेंगे, हम चर्चा में ज्यादा आएंगे। इस चक्कर में भी कुछ ऐसी चीजें दी गई जो अस्वाभाविक रही, जैसे स्त्री देह का वर्णन, अश्लीलता या देह गाथा। जिस तरह से हम लोग आजादी के बाद के दशकों में देख रहे हैं कि स्त्री देह को जितना खोल के बताया गया है, या स्त्री पुरुष संबंधों को जिस तरह से व्याख्यायित किया गया, ये हमारे भारतीय समाज की बुनावट नहीं थी। लेकिन चटपटा या एक शिराओं में, पुरुषों की शिराओं में झंझनाहट पैदा करने के लिए एक ऐसा लेखन भी किया, कुछ स्त्रियों ने भी, कुछ पुरुषों ने भी, जिससे कि उनकी पुस्तकें खूब बिके, जिससे कि भारतीय मूल्य खंडित हो, जिससे कि जो भारतीय आस्था है, भारतीय समाज की बुनावट है, वो खंड खंड हो, तार तार हो। मैं यहाँ पर स्त्री देह विमर्श के नाम पर जो कुछ भी लिखा गया, या चटपटे लेखन के नाम पर इस तरह का जो लेखन किया गया, मैं विनम्रता पूर्वक उससे असहमति जताती हूँ। जो थर्ड जेंडर का सत्य है, जिन लोगों ने ऐसा लिखा है उन लोगों को अभी फिर से थर्ड जेंडर के सत्य के बारे में पड़ताल करनी चाहिए। चाहे डॉक्टरों से करें, चाहे राजनीतिज्ञों से करें, चाहे स्वयं थर्ड जेंडर के लोगों से करें। तब जाके वो जब लिखेंगे तो उनका लिखना जो है वो सही और सार्थक माना जाएगा। ऐसे तो कल्पना में कुछ भी लिखा जा सकता है। कल्पना हम कर ले किसी स्त्री देह की, कल्पना हम कर ले किसी पुरुष देह की, और उसका एक कोई भी वर्णन हम कर दें तो वो सत्य नहीं हो जाएगा। अगर आपको समाज का सत्य अपनी नई पीढ़ी के सामने ले आना है, तो आपको जो सत्य है उसी को रखना पड़ेगा। हेलो सुमा जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं अभी
दूसरा प्रश्न मैं देख रही हूँ। ठीक है, मैं जी ये प्रश्न मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से था, तो ये सही है या गलत? जी तो जी जी इसलिए जी। बीच में एक नहीं, और बात मैं आप बताना चाहूँगी, आपने किन्नर ये शब्द से। हाँ जी, हाँ। आपने एमडी पढ़ लिया है? हाँ, पढ़ लिया है। तो इन दोनों में नहीं पढ़ा। अंतर है, तो इसलिए पढ़ पूछा लिया। है। हाँ, एमडी भी पढ़ लिया है, ये नालासोपारा भी पढ़ लिया है। तो अभी नालासोपारा में मुझे इससे भी ज़्यादा मुझे उसमें एक माँ-बेटे के बीच की कहानी की तरह ही लगा था। लेकिन एमडी में आपने पूरा का पूरा खुलासा किया है इसके। एक और बात मैं कहना अच्छा चाहूँगी जी। कि संस्कृत में एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, तो उसमें किन्नरों के बारे में एक और बात लिखी है। जैसे कि देवेंद्र के यहाँ अप्सराएँ भी थी, गंधर्व भी थे नृत्य करने के लिए, तो उनकी नृत्य सभा में एक किन्नर थे। तो उनको किन्नर इसलिए कहा जाता था, तो क्योंकि वो उसका विसंधि विच्छेद करके बोलते थे किन्नर, क्योंकि वो उसका चेहरा सिर्फ चेहरा नजर आता है, इसका शरीर का पूरा कपड़े से ठग जाता था। यहाँ तक कि उनके हाथ भी नजर नहीं आते थे। तो जो दर्शक जन है वो पूछते हैं किम नर, ये नर है कि नारी, तो वो चेहरे से पहचान नहीं। हम्म, तो इस तरह उनका नाम किन्नर आ गया। तो ऐसा एक विवरण एक संस्कृत के पुस्तक में आया था, जैसे कि उसके शब्द के संधि विच्छेद करते हुए। तो मैं इधर बांटना चाहती हूँ जरा वो देखिए, बिल्कुल बिल्कुल कि किन्नर शब्द का यही संधि विच्छेद है। संस्कृत में यही है, किम नर, क्या यह नर है, क्या यह पुरुष है। यदि कोई स्त्री का स्वांग रचाकर नृत्य कर रहा है आपके सामने, जैसे आपने देखा होगा कि अब तो स्त्री पुरुष सब नृत्य करते हैं, शादियों में, ब्याह में, जहाँ कहीं भी होता है तो सब डांस करते हैं। लेकिन पहले डांस करना स्त्रियों का वर्जित था। तो क्या होता था, कोई एक कम एज का लड़का वो स्त्री वेश धारण करके और बैंड बाजी के साथ नाचता था। ठीक है। तो अब उसको हम क्या कहेंगे? उसको तो किन्नर नहीं कह देंगे, उसको थर्ड जेंडर तो नहीं कह देंगे। वो उसका एक व्यवसाय है, या उसकी एक कला है। तो कुछ लोग स्त्री स्त्री वेश धारण करके नृत्य करते हैं, कुछ लोग पुरुष वेश में ही स्त्रियों की भावभंगिमाओं के साथ नृत्य करते हैं। तो हमारी जो कल्चर है हमारा, वो इतना वैविध्यपूर्ण है कि उसमें से हम ढूंढ ढूंढ के निकालना शुरू करेंगे तो तमाम चीजों के उदाहरण हमको मिलते चले जाएंगे। जैसे किसी ने कहा कि निराला जी, मतलब आप लोग तो हिंदी की विदुषी हैं, मैं अंग्रेजी क्यों हूँ, तो उतनी हो सकता है कि उतना मेरा अपना शब्दों का बहुत वो ना हो। लेकिन कुल्ली भाट कुछ ऐसे निराला जी का है ना, कुल्ली भाट। तो किसी ने हाँ, कहा कि ये थर्ड जेंडर पर। लेकिन आपको बताएं कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भाट एक अलग जाति है। और वो भाट जो होती हैं वो घरों में वो लोग भी आते हैं डांस करने के लिए। किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो भाट आएंगे, भाटिन आएगी, उसकी स्त्री। भाट और भाटिन यानी वो हाँ, शरीर से हाँ, बिल्कुल स्वस्थ होते हैं और हम हमारी आपकी तरह से सामान्य होते हैं। लेकिन उनका जो प्रोफेशन है वो किसी के घर में शुभ कार्य में जाके नृत्य करना है, गाना गाना है। और अगर किसी लड़की की शादी हुई होती है तो उस लड़की के घर पर, पहले तो ये मना था, माता पिता जाके लड़की के घर में रह नहीं सकते थे। लड़की को विदा कर दिया तो उसके घर का अन्न नहीं ग्रहण करना है, उसके घर का जल नहीं ग्रहण करना है, पुत्री हमने कन्यादान कर दी। अब तो बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। तो पहले क्या होता था कि लड़की अगर ससुराल चली गई तो ये जो भाट होते थे, ये हर परिवार का अपना अपना एक भाट होता था, चारण भाट। तो भाट जो जाते थे लड़की के ससुराल, और उन भाटों की सेवा ससुराल वाले इतनी करते थे कि अगर हम सेवा नहीं करेंगे, इन लोगों का स्वागत सत्कार नहीं। शबाना फिर से ऑडियो प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। हाँ टीचर, मैं पूछ लेती हूँ। तो जो शोधार्थी जन इधर बैठे थे उनकी तरफ से कोई प्रश्न नहीं आया, तो वे भी तैयार रहिए।
टीचर वो आ गई फिर हेलो। से। हाँ हाँ हाँ। हाँ सुमन जी। आपका ये वेबिनार बहुत लंबा तो नहीं हो रहा है? नहीं, मुझे तो आनंद आ रहा है आप लोगों से बात करके। लेकिन प्रश्न तो काफी रहेगा क्योंकि विषय ही कुछ ऐसा है। और और अ, अभी शोधार्थियों जी। को मैं पूछती हूँ, शोधार्थीगण काफी है इसमें, लेकिन मैं अगर कोई पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो चैट बॉक्स में डालिए उसकी, आपका जो प्रश्न है। एक और एक गलत धारणा है या सही है, एक और भी है, जैसे कि इन लोगों की मृत्यु जब हो जाती है तो उनके शव को पीटा जाता है, ऐसा ही एक घटना सुनी है, सही है नहीं मुझे पता नहीं। नहीं, बिल्कुल गलत है। और इनके अंत्येष्टि के बारे में, अंतिम संस्कार के बारे में लोगों ने साहित्य के माध्यम से तमाम भ्रम वाली स्थिति पैदा कर दी है। और आपको मैं बताऊं कि इन लोगों के गुरु से जब मैंने मुलाकात की, तो इनके गुरु से मैंने पूछा, क्योंकि उस समय भी ये सारी बातें थी कि इनकी डेड बॉडी को पीटा जाता है या फिर वहीं पे दफना के और थूका जाता है उस पे, ताकि वो इस योनि में फिर से जन्म न ले। फिर किसी ने कोई ये कहता था कि रात के अंधेरे में ये लोग डेड बॉडी को खड़ा करके ले जाते हैं, दफना देते हैं, मतलब तमाम तरह की चीजें। तो मैंने इनके गुरु से पूछा, हमने कहा आप लोगों का अंतिम संस्कार कैसे होता है? क्योंकि हमने थाने में पुलिस स्टेशन पर भी पूछा था कि कभी इन लोगों की शव यात्रा आप लोगों ने देखी है? तो उन लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों ने कभी नहीं देखी। यहाँ तक कि आप लोगों ने शायद ना देखी हो, हम लोगों ने भी नहीं देखी है कभी किसी थर्ड जेंडर की शव यात्रा जो हो रही हो, किसी ने नहीं देखा। लेकिन सब लोगों ने अपने अपने ढंग से भ्रामक तथ्य दे दिया कि पीटते हैं, थूकते हैं, दफनाते हैं, खड़ा करके ले जाते हैं। तो हमने जब उनके गुरु से पूछा तो गुरु ने कहा बेटी, हम लोगों के समुदाय में ये बात नहीं बताई जाती किसी को। और उन्होंने कहा कि एकदम बिल्कुल कोई आपको ये बात नहीं बताए, आज तक वो रहस्य है। और मैंने इस चीज को ऐसे ही एज इट इज यमदीप उपन्यास में लिखा। तो उनके अंत्येष्टि के बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है किसी को, वो देते ही नहीं, एकदम स्ट्रिक्टली उन्होंने मना किया। और आपको एक उदाहरण मैं बताऊं, अभी 2 मार्च 2019 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चित्रा मुद्गल जी, जब हम लोग लंच कर रहे थे, तो मेरे साथ ही वो जो थर्ड जेंडर का सलमा नाम से वो बैठी हुई थी। तो बात करते करते बातचीत हुई, तो हमने कहा कि आप उसने पूछा हमसे कि आपको इतनी चीजें कैसे पता चली, मेरा लेक्चर हो चुका था। तो हमने कहा कि आप लोगों की कम्युनिटी में जाके, आप लोगों की बस्तियों में आपके गुरु से वो मिली थी, अंदाज गुरु थे, नाम उनका अंदाज गुरु। तो हमने कहा अंदाज गुरु से मुझे सारी बातें पता चली थी। तो सलमा जो मेरे साथ बैठी हुई थी, उसने कहा ओहो, परसों गुरु जी की डेथ हो गई, लेकिन आप प्लीज किसी से कहिएगा मत, हम लोगों में ये बताया नहीं जाता है। यानी ये 2019 तक की घटना मैं बता रही हूँ आप लोगों को, कि उन लोगों का सिद्धांत है कि किसी के डेथ के बारे में ना बताया जाए, थर्ड जेंडर के डेथ के। हाँ जी, मैंने एमडी में ये पढ़ा था, इसलिए मैंने पूछा था, क्योंकि आपने अंत्येष्टि के बारे में ऐसा लिखा है तो इसलिए पढ़ा। लेकिन ऐसी गलत फहमियां भी फैल रही है, तो बच्चों को वो भी उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। एक और प्रश्न आया था श्रीलक्ष्मी जी आर की तरफ से। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में इनको शुद्ध माना जाता है, जैसे कि ये हिजड़ाओं को, पर दक्षिण में कभी कभी इनको धिक्कारते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या उनको भी पूजने या आधार मिलने का हक नहीं है क्या? आधार तो उनको मिलता है। नहीं, पूरा प्रश्न सुनाई नहीं दिया, हाँ, फिर से प्रश्न पढ़ जैसे दीजिए। कि उत्तर प्रदेश में इनको पूजा जाता है, लेकिन दक्षिण में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? फिर अगला प्रश्न, क्या उनको भी पूजने या आधार मिलने का हक नहीं है क्या? मुझे वो आदर आदर मिलने का सॉरी, हक आदर मिलने का हक नहीं है क्या? अच्छा ठीक है। नहीं, हाँ, आदर मिलने का तो पूरा हक है। हमें लगता है कि केवल मानव
एक दूसरे का आदर कर सकते हैं। और जब हम उनको मनुष्य समझेंगे, अपनी तरह से जीवंत एक प्राणी समझेंगे, तो हम उन्हें आदर देंगे कि उनके भीतर भी वैसे ही दिल धड़कता है जैसे हमारे भीतर धड़कता है, उनकी भी सांसें वैसी ही चलती है जैसी हमारी चलती है। बस एक हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण, एक क्रोमोसोमल डिस्टरबेंस के कारण, इम्बैलेंस के कारण उनके भीतर संतानोत्पत्ति की क्षमता किसी न किसी तरह से बाधित, तो वहां पर हम उन्हें आदर देते हैं। लेकिन पूजा जाता है ऐसा उत्तर प्रदेश में हमने देखा नहीं। अच्छा कि पूजे जाए तो तब तो बहुत आदर है, लेकिन पूजे नहीं जाते हैं। आदर देने की बात तो हम बार बार कहेंगे कि आदर देना चाहिए। यानी कि किसी किसी प्रदेश में अपने बच्चों को लेकर इनके पास जाते हैं, इनका अनुग्रह लेते हैं, ऐसा भी हमने देखा है। शायद इसलिए उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा होगा। फिर से इनकी ऑडियो में शायद सुन रही है नीरजा जी हमारी बात? फिर से कट हुई है ऐसा लग रहा है टीचर। हाँ हाँ, नहीं तो हम हाँ अभी अभी नीरजा जी आप सुन रही है ना? मुझे लग रहा है कि उनका भी हेलो, वहाँ वाईफाई। हेलो, हाँ हाँ आप सुन रही है ना आप? लगता है उनके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। अभी हाँ हाँ समाप्त करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो वे अपना धन्यवाद सुन ही नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, वही तो है। अगर अगर कोई प्रश्न है तो शबाना जी को भेज दीजिए। शबाना जी ने जो चैट बॉक्स व्हाट्सएप में खोला है उसी में भेज दीजिए। मुझे लग रहा है कि शबाना जी नीरजा जी तक वो पहुंचाएंगे आपकी जितनी भी शंकाएं हैं। अभी हाँ सुमा जी, अभी हमारा हाँ ये ऑफ हो गया था, फिर से हम हाँ जुड़े हुए हैं, तो आप बताएं कि क्या बात हो हाँ, वो गई। मुझे लग रहा है कि मैं सोच रही हूँ सभी का डेटा एक से एकदम से खत्म होने वाला है, तो मैं बता रही थी बाकी लोगों से जितनी भी शंकाएं हैं आप शबाना जी को भेज दीजिए। तो शबाना जी नीरजा जी को भेजेंगे तो आपको उसका समाधान मिल जाएगा, नहीं तो ये शायद लंबी होती रहेगी। तो जी जी तो जी जी, बहुत ठीक बिल्कुल। है। मुझे लग रहा है कि एक बार और फिर से इसी विषय पर उसके दोबारा एक भाषण रखनी पड़ेगा क्योंकि जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयार हैं। शंकाओं के समाधान के लिए ही, क्योंकि आपकी जो भाषण जो हमने सुना है उसी के आधार पर या उसी पर उसी दृष्टिकोण से मतलब जितने भी शोधार्थी हैं उनको अगर कोई शंकाएं हैं उनके शंका निवारण के लिए शायद एक और सेशन रखना पड़ेगा। फिर भी मैं बहुत ही आभारी हूँ। अभी औपचारिकता जैसे कि अभी अभी कृतज्ञता ज्ञापन का भी की बारी है। बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा नीरजा जी, हम बहुत ही संतुष्ट है इस तरह आपसे मिलने और बातें करने का जो मौका जो मिला है। और मेरे मन में भी काफी शंकाएं और काफी है, तो मैं आपसे पूछूंगी जैसे मैसेज द्वारा। अभी समय इतना हो मेरा गया है। मेरा मेरा फोन नंबर आप लोगों के पास होगा, जब कभी भी आपको मन हो बात कर सकते हैं। ठीक है नीरजा जी, बहुत धन्यवाद। और मैं अभी इसकी संचालिका डॉक्टर शबाना हबीब को, उन्होंने बहुत बड़ी कदम उठाई है और आज बहुत ही प्रासंगिक विषय पर उन्होंने आपको बुलाया है, तो उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। क्योंकि अब शबाना जी आप आइए और ये जो कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद सुमो जी। थैंक यू। धन्यवाद सुमा जी, मुझे बेहद खुशी का अनुभव हो रही है। अब ये जो वाक्य जो है, ये व्याख्यान माला के जो दूसरा वाक्य है, ये यहाँ पर संपन्न हो चुकी है।
और इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे विभागाध्यक्षा डॉक्टर बिंदु वेलसार जी को धन्यवाद अदा करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे पूरी स्वतंत्रता दी है। तो कुछ भी वक्ता हो मैंने ही खुद ही चुन लिया है। टीचर ने मुझे इसके लिए स्वतंत्रता दी है, इसी के हिसाब से ही मैंने वक्ताओं को चुन लिया था। मैंने ये नीरजा जी को इसलिए चुन लिया था कि बहुत सारे किन्नर विषय यानी कि जो हिजड़ों के बारे में बहुत सारे जो उपन्यास मैंने पढ़ लिए हैं, लेकिन आपका जो दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था उनमें से, तो इसलिए मैंने सोचा कि नीरजा जी जैसे महान व्यक्तित्व को इस प्लेटफॉर्म में लेकर आए, हमारे बच्चों से उनकी मुलाकात करवाए, इस इरादे से मैंने आपको चुन लिया और आपसे मैंने फोन पे बात की। सुनते ही आपने तो इसके लिए हाँ कह दिया, तो इसलिए मैं अपने विभाग की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, अपनी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपको। और आगे जो है जो इसके जो संचालन वो बखूबी से करने वाले हमारे विभाग की प्राध्यापिका सुमा जी को भी मैं धन्यवाद अदा करती हूँ, और आपको जो स्वागत भाषण देने वाले ज्योति जी को भी शुक्रिया अदा करती हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे जो विश्वविद्यालयों से लोग जुड़ी हुई हैं, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो अगले हफ्ते फिर एक व्यक्ति के साथ हम फिर से मिलेंगे, उसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शबाना हबीब और सुमा जी, ज्योति जी, बिंदु वेलसार जी, और जो हमारे प्रिय छात्र और छात्राएं और जो अध्यापक बंधु हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं सामने, लेकिन हम उनको फील कर पा रहे हैं, अपने हृदय से जुड़ा हुआ महसूस कर पा रहे हैं, उन सब लोगों को बहुत धन्यवाद मेरी ओर से भी। अच्छा ठीक है, तो मिलेंगे मैम। ओके बाय।